हाय गाइस, आज मैं कराऊंगा आपको क्लास 10th NCERT चैप्टर 8.1 में पार्ट फर्स्ट में मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। ये पार्ट 2 है, इसमें मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और अगर ये दोनों क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख लेते हैं तो आपको अदर किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिसने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने की बोलता है क्वेश्चन में, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने की बोलता है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीन चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दी है या नहीं दी है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है सॉल्यूशन sin A = 3/4। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया है तो यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन दैट। जो क्वेश्चन में दिया होता है सो गिवन दैट में लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, sin A = 3/4। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए साइन की वैल्यू होती है P/H, साइन की वैल्यू होती है P/H। तो साइन की जगह लिख देंगे अपन P/H, ठीक है, बराबर लगाएंगे 3/4 लिख देंगे, ठीक है। अब बनाएंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन में हमें एंगल ए दिया गया है तो हम जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे उसका नेम देंगे, उसमें एंगल ए का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका जो भी नाम देंगे, कुछ भी दीजिए आप, कुछ भी, बस एंगल ए आना ज़रूरी है। कोई एक एंगल हमें ए नाम का जरूर रखना पड़ेगा, तो मैं कोई भी एक एंगल ए नाम का रख देता हूँ, ठीक है। बाकी दो आप कोई भी नाम रखिए, मैं रख देता हूँ PQ, ABCD, जो भी रखना हो मैं BC दे देता हूँ, ठीक है। ABC नॉर्मल नाम हो गया ABC। अब देखिए एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये चीज़ भी अच्छे से समझना आप, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या है। तो देखिए एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए से ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए से ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और देखिए AC हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेनस। देखिए कोई से भी एंगल के अकॉर्डिंग लें अपन ABC, चाहे एंगल ए के, चाहे बी के, चाहे सी के, चाहे कोई भी एंगल हो, हाइपोटेनस की जगह हमेशा यहीं होती है। हाइपोटेनस की जगह कहाँ होती है, 90 के ठीक सामने। जो भी 90 का एंगल होगा उसके ठीक सामने हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। ये हमेशा हर केस में होता है, ये तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जो भी 90 का एंगल होगा उसके सामने वाली हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। उसके बाद एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस कौन सा होगा, देखिए ये हाइपोटेनस हो गई, ये क्या हो गई, हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, बेस। सॉरी, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा, ये होगा, ख़त्म बात। अब मान लीजिए कि मैं एंगल ए का नाम, एंगल ए यहाँ ना देकर, एक बात और समझिए इस चीज़ को, अगर मैं मान लो एंगल ए का नाम यहाँ ना देकर यहाँ दे देता हूँ और B यहाँ रख देता हूँ, C यहाँ रख देता हूँ, तो देखिए एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए के ठीक सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा यहीं रहती है क्योंकि हाइपोटेनस हमें 90 के जस्ट सामने वाली होती है, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा 90 के जस्ट सामने वाली होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर जो हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तीन चीज़ें होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ये चीज़ मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर, ये मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन का जो डायग्राम ये है, परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये है। तो देखिए P/H का रेशो 3/4 है, तो P की वैल्यू को हम 3 नहीं मान सकते, P की वैल्यू को
3 नहीं मान सकते, पर p की वैल्यू को 3 बनाने के लिए इसमें हमें एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए सुनिए, p और h इन दोनों का रेशो दिया है ये, तो अगर मैं k का इंटू ऊपर भी कर दूँ और k का नीचे भी कर दूँ, तो अगर मैं एक बैक स्टेप में जाना चाहें तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वापस हमें ये वाली स्टेप मिल जाएगी क्योंकि p अपॉन h का होता है साइन, और ये k से k कट जाएगा, वापस से ये चीज़ आ जाएगी। तो हम ऊपर भी k का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी वहाँ लिख देंगे वेयर k इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ओके, इसको हम लिख देंगे, बता देंगे क्वेश्चन वाले को कि ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए p की वैल्यू 3k हो गई, h की वैल्यू क्या हो गई 4k। अब p की वैल्यू क्या है 3k, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रहते हैं, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। ओके, अब देखिए हाइपोटेनस हमारा हमेशा ही रहता है, क्योंकि ठीक 90 के ठीक सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को हम कहाँ रखेंगे, हाइपोटेनस की जगह पे, तो 4k को हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक, हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। चलिए बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइडें दी हैं और एक साइड नहीं दी है, तो एक साइड निकालने के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that by Pythagoras theorem we know that क्या जानते हैं हम कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू में 4k दी गई है, बेस की वैल्यू क्या दी गई है हमें 3k, ठीक, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है, बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी बेस की वैल्यू में नहीं दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे b का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है 3k का स्क्वायर। ओके, इस लाइन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा ये लीजिए ये मैंने दोबारा लिख दी। अब देखिए 4k का स्क्वायर, इसको हम यहाँ लाएंगे क्योंकि हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको यहाँ पर कैसे लाया और b मैंने यहाँ पर क्यों रखा, तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है। क्लास 9th पास करके आए हैं आप, क्लास 8th पास करके आए हैं आप, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी ये चीज़ें क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये कैसे चीज़ें होती हैं, कि ये आकर यहाँ पर माइनस का हो गया, b को हमने यहाँ पर क्यों रखा, ये चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो इसको हम देखिए 4k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16k स्क्वायर, यहाँ आएगा 9k स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर। ओके, बेस का स्क्वायर 16 और 99, 16 और 9 कितने हो गए 25, k का हम लिखेंगे k स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15k स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ नंबर को जब हमें अंडर रूट से बाहर निकालना होता है तो उसके अंदर 2 पेयर चाहिए, तो 25 को हम 5 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं, और k का स्क्वायर है तो हम k को 2 बार लिख सकते हैं, k स्क्वायर का मतलब ये होगा k डबल, तो हमने k को 2 बार लिख दिया। देखिए इन दोनों को पेयर बनना है तो इन दोनों में सिंगल चीज़ बाहर आ जाएगी, तो एक तो 5 बाहर आ जाएगा, एक k बाहर आ जाएगा। गाइस थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, देखिए 16 और 9 के बीच में माइनस लगा हुआ, मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर 17 आएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा कितना आएगा
7, कितना आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा अंदर, चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ कर लेते हैं हम, देखिए 7k², यहाँ हमारा क्या है b², और जब b से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर 7 पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 7 के तो दो पेयर हम बना नहीं सकते, तो 7 तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, के 2 पेयर बनना है तो वो बाहर आ जाएगा, तो b की स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से यहाँ लगा रहेगा, यहाँ हट जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी क्या जाएगी √7, तो बेस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इस बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी √7। ओके गाइस, अब देखिए, अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ें हैं। अब हम आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशो हम क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था cos A और tan A निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब बस ओनली किसका खेल है, डायग्राम का। देखिए cos A और यहाँ हमें चाहिए tan A, तो देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, तो पंडित बद्री तो बी ऊपर आ जाएगा, हर हर मतलब एच आ जाएगा नीचे, और टेन की वैल्यू क्या होगी, पंडित बद्री प्रसाद मतलब पी, हर हर बोले मतलब बी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, ये वाला, तो √7 हमारा क्या जाएगा बेस। और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, चाहे ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, चाहे सी के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस हमारा हमेशा सेम रहता है, मतलब 4k। यहाँ क्या होगा √7k, देखिए के से के कट जाएगा, √7/4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा 3k, और बेस क्या होगा, बेस होगा √7k, तो देखिए के से के कट जाएगा, 3/√7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा, देखिए इस चीज़ को आप नीचे ही करना है, इसके यहाँ ऊपर मत करना, ये चीज़ आप इसके आगे करेंगे नीचे की तरफ, मैंने यहाँ ऊपर बता दिया आपको। फिर आगे आप आंसर में ज़रूर ये लिखेंगे कि हैंस cos A की जो भी वैल्यू आई हो और tan A की जो भी वैल्यू आई हो वो यहाँ पर आप शो कर देंगे। एक बार cos A की वैल्यू आई थी हमारे पास √7/4, ठीक, और tan A की वैल्यू आई थी 3/√7। ओके गाइस, इसको आप इसके से एक डिब्बा भी बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। देखिए 3 में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने थे, इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने होंगे तो हमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। उस इन तीनों वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन दैट दिया होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन दैट दिया है उसको यूज़ करके हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। ये चीज़ तो आपको पता है। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में 15 cot A = 8। ओके, अगर मैं cot A को यहाँ पर रखूँ और 15 को इसके नीचे ले जाऊँ 8 के नीचे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब cot की वैल्यू हमारे पास होती क्या है, तो tan हमारे पास क्या होता है, P/B। P/B हमारा क्या होता है, tan होता है, P/B हमारा tan होता है, तो cot क्या होगा, B/P। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर एक बार थोड़ा देख लीजिए। ओके, अब देखिए 8/15 को उनकी जगह पे रख देंगे। अब b की वैल्यू को 8 बनाने के लिए, b की वैल्यू को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, k का मल्टीप्लाई। p की वैल्यू 15 बनाने का हम करेंगे k का मल्टीप्लाई। ये मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको, तो लगभग आपको कभी भी क्वेश्चन में ये वाली स्टेप आएगी, आपको सेम टू सेम यही काम करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, डायग्राम, जो बनाना सारे क्वेश्चनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए एंगल ए की बात हो रही है, तो कोई ना कोई एंगल हमको ये लेना पड़ेगा। जो आपको एंगल ए लेना है ले लो तीनों में से। अगर आप एंगल ए को 90 डिग्री का बनाएंगे, और अगर आप एक्यूट एंगल बनाएंगे ए को,
तो दोनों में क्या डिफरेंस आएंगे वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया कि एंगल ए एक्यूट एंगल है या 90 का एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, ये क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं दिया गया है। तो मैं आपको दोनों कंडीशन फॉलो करके बता देता हूँ। देखिए, अगर सपोज दैट हम एंगल ए को 90 का एंगल मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि एंगल ए 90 का एंगल है या कौन सा एंगल 90 का एंगल है, तो हम किसी भी एंगल को 90 का एंगल मान सकते हैं। तो एंगल ए को हमने 90 का एंगल मान लिया। अगर हम एंगल ए को 90 का एंगल मानेंगे तो उसके ठीक सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। इसके ठीक सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। और 90 का एंगल जिस साइड पर होता है, देखिए खड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, तो जो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये लेटी हुई साइड है, ये हो जाएगा हमारा बेस। अगर ए को हम 90 का एंगल मानते हैं। अगर हम ए को 90 का एंगल नहीं मानते, सुनिए, अगर ए को हम एक एक्यूट एंगल मानते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं हमारे। अगर ए को हम यहाँ मान लेते हैं या यहाँ मान लेते हैं, कहीं मान लीजिए, अगर ए को हम यहाँ मानते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ए के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हमारी सेम रहती है। किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग चलो, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग चलो या फिर 90 के एंगल के अकॉर्डिंग चलो, ये हमारी हमेशा हाइपोटेनस यहीं रहेगी। हाइपोटेनस का प्लेस हमेशा सेम रहता है। अब बचा क्या ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ओके, अगर इसको थोड़ा और समझिए, अगर मैं इसको एंगल ए को मैं यहाँ मानता हूँ, अगर एंगल ए को मैं यहाँ मानता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हाइपोटेनस तो यही रहेगी हमेशा। हाइपोटेनस तो मेरी सेम रहती है। इसके ठीक सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। ये हाइपोटेनस तो बचा क्या, ये बेस हो जाएगा हमारा। देखिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ ढंग से नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो ठीक है। देखिए, अभी मैं मान के चलता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है, ये मैंने आपको समझा दिया है, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अब मैंने मान लो क्वेश्चन में ए को 90 का एंगल माना है, तो 90 का अगर एंगल मानूंगा मैं ए को, तो ठीक सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे बेस हो जाएगा। ओके, अब देखिए बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये है, तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, बेस की वैल्यू 8 के दी गई है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 के दी गई है। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनस तो हमें दी नहीं गई है, बेस हमें दिया गया है कितना, 8 के, बेस हमें कितना दिया गया, 8 के, परपेंडिकुलर में कितना दिया गया, 15 के। ठीक है, ये तो डायग्राम आप अच्छे से देख रहे हैं। अब देखिए 8 के का स्क्वायर, तो 8 के का डबल क्या होता है, 64, ये 64 के हो गया, के स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर, ये मैंने ओनली स्क्वायर किया है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 64 × 25 कितना होगा, 225, और 64 हमारा प्लस करेंगे कितना होगा, 289 के का स्क्वायर। हाइपोटेनस से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 50 तक स्क्वायर, 50 मतलब 50 तक आप स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मल्टीप्लाई करें, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। देखिए 289 कब आएगा, जब आप 17 का डबल बार इंटू करेंगे, तो क्या आएगा, 17 का डबल, मतलब 17 का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 289। तो यहाँ 17 का स्क्वायर होगा, तो देखिए 289, इसका मतलब 17 डबल, तो इसमें से एक 17 बाहर आ जाएगा, या हम एक स्टेप और कर लेते हैं। चलिए देखिए 17 डबल लिख सकते हैं 289 की जगह पे, और के स्क्वायर की जगह पे हम के इंटू के लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए समझिए इस चीज़,
हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में हमारे पास क्या था, एक स्टेप पर लिख देता हूँ 17 इंटू 17, ठीक, और k इंटू के, ये था हमारे पास। अब देखिए हाइपोटेनस 17 का पेयर बनना है, k का पेयर बनना है, तो देखिए 17 में से एक 17 बाहर आएगा और k में से एक k बाहर आएगा और अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट में जो भी चीज़ डबल होती है वो सिंगल होकर बाहर आ जाती है और अंडर रूट हट जाता है, ये हट गया अंडर रूट। तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 17k, ठीक। तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 17k आ गई हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आपको वहीं करना है, इसके पीछे यहाँ हम कर रहे थे, मैं यहाँ क्योंकि अब डायग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन ए की और सेक ए की। तो देखिए साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन ए की वैल्यू निकालनी है और निकालनी है सेक ए की वैल्यू, ठीक। साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन का होता है p अपॉन एच, ठीक है। सेक का क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होगा, b अपॉन एच, तो सेक का क्या होगा, h अपॉन b, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये तो 15k, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है 17k, के से के क्रॉस हो जाएगा, 15/17 आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है, ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है, ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है 17k, और बेस क्या है 8k, के से के क्रॉस हो जाएगा 17/8। ये हमारे सेक और साइन के आंसर आ गए। अब इसको मैंने आपको यहाँ समझाया है, पर आपको ये क्वेश्चन कहाँ करना है, इससे आगे का यहाँ पर करना है, इससे आगे करके दिखाना है, बट मैंने डायग्राम की वजह से आपको वहीं समझा दिया है। फिर लास्ट में आपको हैंस करके आंसर लिखना है। हैंस हमारे पास साइन ए की वैल्यू निकाली हमने और किसकी, साइन ए की, तो साइन ए की जो वैल्यू आई है उसको और सेक ए की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर हमें शो करके दिखाना है क्वेश्चन को या एग्जामिनर को। देखिए यहाँ साइन की वैल्यू आई थी 15/17, तो यहाँ लिख देंगे 15/17, और सेक की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 17/8, तो यहाँ लिख देंगे 17/8। बस क्वेश्चन फिनिश। ओके गाइस, थैंक यू।